अलबत्ता शनाया को ये नहीं मालूम था कि अमृता और शेखर किस हाल में थे। लंबे कद वाले को देखकर वो जान गई थी कि रमेश भाई के आदमी यहाँ पहुंच गए हैं। शनाया दबे कदमों उस गली से बाहर आई और फिर दूसरी गली से होती हुई यार्ड के बाहरी हिस्से तक आ गई। यहाँ पहुंचकर उसने पार्किंग की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वहां जाकर वो पुलिस से मदद मांग सकती थी। यहाँ रुककर कॉल करती तो शायद वो भी पकड़ी जाती। वैसे भी ये खुली जगह थी और यहाँ उसे आसानी से देखा जा सकता था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पापा की बात क्यों नहीं मानी। वो दौड़ती हुई पार्किंग तक आई जहां शाह कार से टिका खड़ा था। शनाया ने हांफते हुए कहा, रमेश भाई के आदमी यहाँ तक आ गए हैं, हमें पुलिस को कॉल करनी होगी। जवाब में शाह बुत बना खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। शनाया थोड़ा तेज लहजे में बोली, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? ये नहीं सुनेगा। कहते हुए शाह के पीछे से एक शख्स निकल कर आया और उसने पिस्तौल का रुख शनाया की तरफ कर दिया। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, कोई चालाकी मत दिखाना। ये पिस्तौल बेआवाज है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम दोनों मारे जाओगे। शनाया ने मजबूरन पर्स उसके हवाले कर दिया। उसका मोबाइल उसी में था। अब उसे ख्याल आया कि वो बिना वजह यहाँ दौड़ी आई, वहीं से पुलिस को कॉल कर सकती थी। अब उसका आसरा भी नहीं रहा था। हथियारबंद आदमी उन दोनों को वापस लाया तो कंटेनर्स के दरमियान एक जगह राजा और अमृता के साथ 3 आदमी और थे। उनमें वो लंबा वाला भी था। उसने उन चारों को देखा। 5वां आदमी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अकेली थी, अमृता ने कहा। हम सब अलग अलग कंटेनर तलाश कर रहे थे, राजा ने कहा। हमें नहीं मालूम कि दूसरे लोग कहाँ हैं। उसे तलाश करो, लंबे कद वाले ने अपने साथियों को हुक्म दिया तो वो तीनों फैलकर अलग अलग तरफ चल पड़े। लंबे कद वाले ने अमृता और शनाया की तरफ देखा। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम्हें मारना पड़ा तो मुझे बहुत अफसोस होगा। बेहतर है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, अमृता ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। वो उसका मतलब समझ रही थी। नहीं, बेहतर होगा कि तुम अपने बाप को यहाँ बुलाओ। उसने शनाया पर पिस्तौल तान दिया। अगर वो 1 मिनट के अंदर सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। शनाया के साथ अमृता का चेहरा भी सफेद पड़ गया। अमृता बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा और उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। लंबे कद वाले ने घड़ी देखते हुए कहा, आधा मिनट रह गया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शनाया हकलाई। फायर की आवाज से सबको पता चल जाएगा। लंबे कद वाला हंसा। बेबी, ये जो पिस्तौल पर लगा है ना, इसे साइलेंसर कहते हैं और मैंने तुम्हें शूट किया तो बस इतनी सी आवाज आएगी जितनी बबलगम के फटने पर आती है। तुम लोग वैसे ही मुझे मारना चाहते हो। अगर पापा ने खुद को तुम्हारे हवाले कर भी दिया तब भी तुम मुझे मार दोगे। नहीं, तब मैं सोचूंगा, लंबे कद वाले ने अय्यारी से कहा। मगर अफसोस कि वक्त पूरा हो गया है। शेखर कंटेनर के ऊपर लेटा हुआ सब कुछ देख और सुन रहा था। जैसे ही लंबे कद वाले ने पिस्तौल शनाया की तरफ उठाया, उसने हड़बड़ाहट में लंबे कद वाले पर फायर कर दिया। धमाके के साथ ही लंबा कद वाला पलट कर गिरा। शेखर चिल्लाया, भागो! वो चारों भागे। लंबे कद वाले ने पलटकर शेखर पर गोली चलाई जो उसके करीब कंटेनर पर लगी। वो घबराकर पीछे हटा। शायद लंबे कद वाला बच गया था या मामूली सा जख्मी हुआ था। शेखर पीछे सरका और फिर उठकर भागा। यहाँ कंटेनर से कंटेनर मिले हुए थे। लंबे कद वाले ने चिल्लाकर अपने साथियों को उसे मारने का हुक्म दिया। वो अलग अलग तरफ से ऊपर दौड़ते शेखर पर गोलियां बरसाने लगे। लंबे कद वाला शनाया की तलाश में था क्योंकि उसे मारना जरूरी था। दूसरी सूरत में वो खुद मारा जाता। रमेश भाई उसे धमकी दे चुका था और वो जानता था कि रमेश भाई अपनी धमकी पर अमल भी करता है। शनाया एक तरफ भागी थी, वो भी उसी तरफ गया। एक बड़ा पाथवे तय करके वो बंदरगाह के ऑफिस वाले हिस्से में दाखिल हुआ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज थे और इस वक्त लगभग सारे ही दफ्तर बंद थे। पिछले दिनों यहाँ कोई फंक्शन हुई थी और उसके लिए यहाँ बड़े साइज के स्क्रीन पर तस्वीर लगाई गई थी। अब वो तस्वीर उतारकर एक तरफ रखी हुई थी। लंबे कद वाला उनके पीछे झांक झांक कर देखने लगा कि शनाया उनके पीछे ना छुपी हो। शनाया कुछ दूरी पर एक बक्से के पीछे छुपी थी और वो लंबे कद वाले को देख रही थी। उसका बदन डर से कांप रहा था। वो समझ रही थी कि अगर उसने उसे पा लिया तो फौरन कत्ल कर देगा। वो सिर नीचे करके बैठी थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में सिर उठाकर देख रही थी। एक बार उसने सिर उठाया तो उसे लंबे कद वाला कहीं नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर दौड़ाई, वो नजर नहीं आया। शनाया कुछ देर बाद उठी। उसे लगा कि वो कहीं और जा चुका है। उसे मौके का फायदा उठाकर यहां से निकल जाना चाहिए। वो बक्से के पीछे से निकली ही थी कि एक स्क्रीन का कागज फटा और उसके पीछे से उस लंबे गुंडे का चेहरा।
पिस्तौल समेत बाहर आया। पिस्तौल का रुख शनाया की तरफ था। उसे देखते ही वो तेजी से वापस आई और बक्से के पीछे गिरी। उसी वक्त 2 गोलियां आकर बक्से पर लगी तो शनाया ने एक चीख मारी। अगर वो एक लम्हे की भी देरी करती तो मारी जाती। वो बाल बाल बची थी। लंबे कद वाला स्क्रीन से बाहर निकलकर उस बक्से की तरफ बढ़ा। उसे शनाया की चीख सुनाई दी थी, मगर वो देखना चाहता था कि उसकी मौत हुई या नहीं।